भारत के संविधान ने केंद्र और राज्यों की शक्तियों को बिल्कुल अलग तरह से डिफाइन किया है, बिल्कुल रेखांकित किया है। लेकिन अगर दिल्ली के मामले को देखें तो लगातार केंद्र और राज्य, दिल्ली राज्य में टसल लगातार जारी है। कानूनी रूप से तो टसल है ही है, राजनीतिक तौर पर भी लगातार टसल जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई का जो अपना आदेश दिया, जिसमें दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा अधिकार दे दिया था, उसको कहीं ना कहीं 8 दिन के अंदर में केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन से चैलेंज किया और इसके साथ ही एक अध्यादेश भी ले आई कि ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पावर नहीं होगी और मुख्यमंत्री और 2 आईएएस की कमेटी ही ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती हैं, जिस पर अंतिम फैसला उपराज्यपाल का होगा। इस पर अब पूरे विवाद पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं अनूप जॉर्ज चौधरी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर डेजिग्नेट एडवोकेट हैं, मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व एडवोकेट जनरल रहे और करीब 6 दशक का बड़ा अनुभव आपको वकालत का है। अनूप सर, इस स्थिति में तो कभी केंद्र और राज्य के बीच, यानी केंद्र और दिल्ली के बीच कभी ये समस्या सुलझेगी नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देता है उसके खिलाफ एक नई पिटीशन, तो ये कब मैटर खत्म होगा, कब मसला खत्म होगा और ये विवाद क्या लगातार जारी रहेगा? परिस्थितियां इस प्रकार हैं कि पहले भी यही कानून था, यही एलजी था, यही सरकार राज्य सरकार थी और यही केंद्र सरकार थी, एनडीए की थी पहले, अभी भी एनडीए की सरकार है। 15 साल तक शीला जी मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, कभी भी ऐसा वास्ता नहीं हुआ जो अभी ऐसा हुआ है, कभी नहीं हुआ। तो बदलता हुआ क्या चीज है? मोदी जी का आगमन और नई एनडीए सरकार। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि केंद्र सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजती है कि भाई आपको एक काम करना है, वो काम ये करना है कि राज्य सरकार को अस्थिर करिए। और सिर्फ यही का सवाल नहीं है, जितने भी गवर्नर अपोजिशन की सरकारों में, राज्य सरकारों में है, वो बिल्कुल ही संविधान के खिलाफ काम करते हैं, जैसे कि वो सीईओ हो और चीफ मिनिस्टर उनका सबऑर्डिनेट हो। ये बिल्कुल गलत है। वहां देखिए ना, महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कितना आदेश पास, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने खूब फटकार लगाई है गवर्नर को कि आप बुला ही नहीं सकते थे, आप ये कर नहीं। वो तो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो केंद्र सरकार के मुलाजिम हो या बीजेपी के पार्टी के सदस्य हो। हाँ, जहां वहां उनको, जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो वो जैसा संविधान में लिखा है वैसे ही काम करते हैं, बिल्कुल। लेकिन देखिए, संविधान में प्रेसिडेंट और गवर्नर रबर स्टैंप है। लेकिन समस्या यहाँ है कि एक राज्य की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, केंद्र की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। यूनियन टेरिटरी और खासकर दिल्ली के मामले में नहीं, दिल्ली का मामला ये है जी, हर यूनियन टेरिटरी में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। करेक्ट। दिल्ली एक स्पेशल है, उसका एक्ट है, उसी को तो इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, पहले इन्होंने क्या किया, ये एलजी महाराज, एलजी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। कॉन्स्टिट्यूशन में एलजी नहीं है। इस एलजी के खिलाफ जो क्रिमिनल केस चल रहा है गुजरात में, उसमें ये दरखास्त लगाई गई कि भाई गवर्नर जो है वो प्रोटेक्टेड है, तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि एलजी गवर्नर नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज नॉट गवर्नर। गवर्नर अलग है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग होता है। ये कोई संवैधानिक पोस्ट पर नहीं बैठे हैं श्रीमान जी, और ना ही ये मुख्यमंत्री के बॉस हैं। अब कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में उन्होंने कहा नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट करेंगे, सब ठीक हो गया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट से करना पड़ा। अभी वो एल्डरमैन नियुक्त करने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर लिया है ऑर्डर, या शायद नहीं कि आपको मुझे पता नहीं, बस रिजर्व कर लिया है। बहस जिससे चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा था कि इसको अधिकार कहां से आ गया। He had to, with the consultation of the, otherwise where is the cabinet form of government? इधर भी वो यही गड़बड़ कर रहे हैं। तो हर एक को एक तरह का गोल दे दिया गया है कि भाई देखिए, आपको ये करना है, अस्थिर करना है सरकार को। हर हिसाब से कोई भी काम करिए, अस्थिर करिए। विभागों से पूछते हैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज नहीं है, वो सिर्फ रबर स्टैंप है, जैसे कि प्रेसिडेंट रबर स्टैंप है। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि 11 मई का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिसमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, अब उस पर ये अध्यादेश लेके आए
और उसको रिव्यू करने की बात कह रहे हैं। तो क्या बिल्कुल इलीगल, ये स्टेप गैर कानूनी है? माफ कीजिएगा अनूप सर, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि क्या गैर कानूनी है? क्या संविधान? अरे गैर संवैधानिक है, कानून तो छोड़ दीजिए, गैर संवैधानिक है। कानून संविधान से नीचे होता है। जब मैंने कहा गैर संवैधानिक है तो गैर कानूनन से ऊपर है। ये गैर संवैधानिक है, संविधान में ऐसा हो ही नहीं सकता। वरना जो संविधान के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी और इसको जो दिया गया है कार्य, वो सब ठप हो जाएगा। तो हर बार सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि अध्यादेश ले आएंगे, अब वहां बैठा है गवर्नर प्रेसिडेंट, वो ठप्पा लगाते चले जाएगा। लेकिन तो ऐसा नहीं हो सकता। केंद्र सरकार की रिव्यू पेटिशन का बड़ा पॉइंट है वो यही है कि जो एक पार्लियामेंट के पास उसके जो अधिकार हैं, जो लेजिस्लेटिव अधिकार हैं दिल्ली के ऊपर, जीएनसीटीडी एक्ट के ऊपर, उसके अंतर्गत अगर 11 मई के आदेश को मानेंगे तो पूरा राज्य हो गया, फिर वो यूनियन टेरिटरी। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। लैंड को और पुलिस को जो इंटरप्रिटेशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, उस इंटरप्रिटेशन के बाद ये कहा है कि ये इंटरप्रिटेशन जो सरकार अपनी मनमर्जी से लगा रही है, ऐसे नहीं है। ये अनइलेक्टेड आदमी वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा हुआ है, अपने आप को जैसे राजा समझता है, ऐसा नहीं हो सकता है। और राजा और बाकी दिल्ली हो गई प्रजा, ऐसा नहीं होता। राजा और प्रजा नहीं है। आखिर जब इलेक्टेड बॉडी इलेक्शन होता है, इलेक्ट होके लोग आते हैं, चीफ मिनिस्टर चुना जाता है, उसका अर्थ क्या होता है? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो चाहे लेफ्टिनेंट जो गवर्नर नहीं कर सकता, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करेगा? करेक्ट। उसका तो अस्तित्व उस मुकाबले का है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बराबर कहा है राज्य कैसे हो गया, लैंड नहीं है उनके पास। और पुलिस बोला है लैंड एंड पुलिस। केंद्र सरकार ने कहा कि 11 मई के आदेश के बाद आपने यूनियन टेरिटरी दिल्ली को एक तरह से स्टेट की पावर देनी चाहिए। गलत है जी, गलत है, झूठ बोल रहे हैं ये। राज्य की पावर दे देती तो पुलिस भी दे देती उनके अधिकार में, लैंड भी दे देती है अधिकार में। उन्होंने कहा सर्विसेज के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर का अधिकार नहीं है। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया था देखिए, मतलब सीएम को तो एक वो निरर्थक बना दिया था इन्होंने। कहीं हो सकता है, मतलब क्या को रखते फिर इलेक्टेड बॉडी का, और सारी लेजिस्लेटिव असेंबली निरर्थक हो गई। सेक्रेटरीज को बोल दिया गया कि आप कुछ सुनेंगे नहीं उनके सीएम की। ऐसा कहीं हो सकता है क्या? सोचिए जरा। अब वो सेक्रेटरी तो मानते तक नहीं थे, मीटिंग में तक नहीं आ रहे, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी ब्यूरोक्रेट जो होते हैं ये तो अपने हिसाब से चलते हैं फिर। करेक्ट। वो समझते हैं कि हमारा तो माई बाप लेफ्टिनेंट गवर्नर है, सीएम कौन होता है? कुछ नहीं होता। फाइल भी नहीं भेजो, कहता डायरेक्टली फाइल हमारे पास भेज दो। जी अनूप सर, इसको बनाने के पीछे इस पूरी प्रोसेस को, यानी कि इलेक्शन प्रोसेस, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाने के पीछे, जहां तक दिल्ली का सवाल है, आखिर सोच और मंशा क्या थी? भाई एक मिक्स था, क्योंकि ये कैपिटल है, तो यहाँ का हर स्टेट का कैपिटल तो नेशन का कैपिटल नहीं है। करेक्ट। इस वजह से था कि एक खास रहेगा, इलेक्टेड बॉडी भी रहेगी, पर कुछ मामलों में केंद्र सरकार का, जैसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो पुलिस का, लैंड का, जो कि भारत सरकार की लैंड है, डीडीए के अंतर्गत आती है, इसका जो नियंत्रण है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में रह गए। सेंट्रल गवर्नमेंट समझिए, वो तो उनका अपॉइंटी है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर, होम मिनिस्ट्री के निर्देशों पे काम करता है। तो ये सही है कि पर सबसे ज्यादा इंटरफेयर करने वाला तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मिला। आज तक हमने नहीं देखा था कभी ना इस प्रकार का कोई संघर्ष, समझ लीजिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले कहा, शीला जी के 15 साल में भी अटल बिहारी जी थे, कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जब पहला मेट्रो का इनॉग्रेशन हुआ तो शीला जी को इन्विटेशन नहीं दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा उस फंक्शन में जब तक सीएम को प्रॉपर्ली इनवाइट नहीं किया जाए। ये कहलाता है स्टेट्समैनशिप। अभी यहाँ क्या हुआ कि हालांकि राज्य सरकार उसमें पार्टनर है उसके साथ, मेट्रो में उनको नहीं बुलाया इनॉग्रेशन में। मुझे जो भी कारण रहा वो नहीं बुलाया। तो फर्क क्या है? फर्क है वाजपेयी जी और मोदी जी, अलग अलग अपना जो नजरिया है।
काम करने का, ठीक है करे, पर सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ऑर्डिनेंस से सेटिस्फाइड नहीं किया जाता। वो तो एक ऐसा बना दिया आपने कि ये एक और अपीली अधिकारी बना, अधिकार दे दिया गया ऑर्डिनेंस का कि एक जजमेंट हो सुप्रीम कोर्ट का, एक ऑर्डिनेंस से जजमेंट खत्म, जजमेंट कोई भी हो सुप्रीम कोर्ट का, ऑर्डिनेंस से जजमेंट खत्म, तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ये तो रूल ऑफ लॉ ही खत्म है, इट्स अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन लेजिस्लेचर कारण नहीं, आप रिव्यू का कारण अध्यादेश लाना अनूप सर लेजिस्लेचर डोमेन में है कि नहीं है? उनके डोमेन में है, पर लेजिस्लेचर इज नॉट द विल ऑफ द पीपल। अभी तो एक्ट बना नहीं है, ऐसी कौन सी अर्जेंसी है जो आपको लगी? इन्होंने तो ऑर्डिनेंस लिया था ईडी के अपॉइंटमेंट में भी, ये तो चाहे जिसके लिए ऑर्डिनेंस ले आते हैं। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि एक सिंगल आदमी के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया हो। तो आप आगे की बात क्या कर रहे हैं? बट जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, तो उसका आप ये मानिए, उसका आप या तो रिकंसिडरेशन मांगिए, लार्जर बेंच को रेफर करने का। और रिव्यू का क्या है कि साहब हमने कहा था कि लार्जर बेंच को रेफर कर दें, कोर्ट ने नहीं कहा, नेवर अ ग्राउंड ऑफ रिव्यू। पता नहीं कौन इनको कानूनी सलाह देता है, क्योंकि ये लोग तो कानून जानते नहीं है, ये तो कानूनी सलाह पे काम करते हैं। पर ऐसी ही बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल सलाह, इलीगल सलाह दी गई है, जिसको कि पॉलिटिकल वालों ने मान लिया। ठीक है अनूप सर, लेकिन केंद्र सरकार का इसमें सबसे बड़ा तर्क जो आया, जो कल मीनाक्षी लेखी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और तमाम लोगों ने बोला इस पर, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली की स्थिति को आपको समझना पड़ेगा। देश की संसद यहाँ है, राष्ट्रपति भवन यहाँ है, बड़े देश के दुनिया भर के एम्बेसडर, उच्चायोग और उनके ऑफिसेज, दफ्तर हैं, यहाँ पर वो लोग रेजिडेंस में रहते हैं। एक बड़ा सिक्योरिटी इशू है, कुछ भी होता है सिक्योरिटी तो उसकी देश भर दुनिया भर में कुछ होगा। मैं आपको यहीं रोकूंगा। सिक्योरिटी का इशू अभी भी सरकार के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में। क्या बात कर रहे हैं आप? लॉ एंड ऑर्डर इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। लॉ एंड ऑर्डर को कोर्ट ने साफ कहा है कि लैंड एंड लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रहेगा। अब सर्विसेज में क्या, अब क्या इस तरह की बेवकूफी की बात हो रही है? भाई मुझे तो बड़ा सख्त नाराजगी होती है इस बात का सुन करके कि कोई इस तरह की बात करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी, कंट्रोल रहेगा, टोटल लैंड टोटल रहेगा। तो ये सब क्या फायदा बताने का? यहाँ ये है, यहाँ एम्बेसडर है, यहाँ वो है। सर्विसेज का क्या मतलब होता है? अरे भाई, कौन कोर्ट में जाएगा बहस करने के लिए? क्या होगा, स्टेट की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करेगा? ऑल दीज आर देयर। इसको क्या ताल्लुक है किसी एम्बेसडर से? ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। वो तो इंटरनल ये है कि म्युनिसिपैलिटी किसके हाथ में है। अब ये तो एलजी साहब का आप कमाल देखिए, एल्डरमैन को भी नॉमिनेट कर दिया बिना कंसल्टेशन के। एक्ट प्रोविजन में साफ लिखा है, इन कंसल्टेशन विद द कैबिनेट। कंसल्ट नहीं किया, वही सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी सर्टिफाइड कर देंगे, फिर वो अध्यादेश ले आएंगे। तो ऐसे तो अपीलेट अथॉरिटी क्रिएट होगी क्या? आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही हो या गलत, जब तक वो है आपको रिस्पेक्ट करना है। बाहर पब्लिक में जाकर के बोलना जजमेंट के बारे में तो मैं नई प्रक्रिया सुन रहा हूँ। वो पहले थे रिज्जू लॉ मिनिस्टर, कुछ भी बोलते थे, ना कानून समझते थे, ना एक दिन भी उन्होंने कोर्ट अटेंड नहीं किया और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन करते थे। वाइस प्रेसिडेंट साहब बात करते थे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, जिसने कहा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको आपके व्यू गलत हो सकते हैं, हो सकता है आपके व्यू अलग हों सुप्रीम कोर्ट से, पर उसका एक जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का 20 साल का जजमेंट है बेसिक स्ट्रक्चर पे, जब तक वो है वो रहेगा, आपको मानना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे में तो रूल ऑफ लॉ रहेगा ही नहीं। रिकंसिडर करवाइए, बड़ी बेंच में भिजवाइए, वही एक तरीका है। ऐसे में तो क्या होगा कि कोई भी अगर सरकार को लगता है कि, सरकार को कैसे लगेगा कि गलत है? सरकार तो बाध्य है जजमेंट से, सही या गलत वो उनके ऊपर बाइंडिंग है। और अगर आपने ऐसा फ्रीडम दे दिया कि चाहे जो जजमेंट हो अध्यादेश से खत्म कर दो, फिर मतलब क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दो।
पाकिस्तान बना दो ना, फर्क क्या पड़ता है? अब वो कह रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में तो साफ बहुमत भी है और इससे पास भी करा लेंगे। अब इस स्थिति में आप क्या देखते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का क्या होगा? क्या स्थिति फिर से वहीं पर आके वहीं खड़ी हो जाएगी? फिर अरविंद केजरीवाल को नहीं, भागना पड़ेगा? आप हो ही नहीं सकती। द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये बेसिक स्ट्रक्चर बदलेगा क्या? ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का। करेक्ट। तो आप इसको बदल देंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को ही खत्म कर दीजिए। हम नहीं मानते, हमारी मेजॉरिटी है, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रहे हैं, जाओ जो मर्जी है कर लो। यही मतलब निकला कि नहीं? जी। तो कहाँ गया आपका प्रजातंत्र? प्रजातंत्र में तो हर विंग को, आखिर सुप्रीम कोर्ट को पावर ही दिया गया है कोई चीज सेट करने का। जैसे आप वो बेसिक स्ट्रक्चर पे जो जजमेंट है उसको बदल दें, या बोल दे नहीं नहीं ये तो गलत है, हमारे पास पावर है, हम जो कहेंगे वही होगा। अब वो वाइस प्रेसिडेंट साहब भी हालांकि सीनियर एडवोकेट थे, पर यही वही रट लगा रहा है, जबकि इसका कोई मायने नहीं है। जब तक वो जजमेंट है आपको उसको मानने होगा। मतलब साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं कि कानून से ज्यादा राजनीतिक बड़ी लड़ाई है। राजनीतिक बड़ी नहीं है, दुर्भावनापूर्वक है ये काम, मैलिफाइड है। लड़ाई का की है? आप चाहते हैं कि हम, क्योंकि आप कहीं भी नहीं है दिल्ली में, इसलिए आप चाहते हैं कि ऐसी सरकार हो कि हम इलेक्ट भी नहीं हुए पर सरकार हम चला रहे, यही मतलब हुआ। तो इलेक्शन में बीजेपी लड़ाई ही नहीं, कोई भी सीट निकले 100% आप जीत जाए या कांग्रेस जीत जाए, जो भी जाए, ये नहीं जाए, और उसके बाद क्योंकि हम तो कंट्रोल कर लेंगे वहां से, हमें क्या मतलब है सरकार से। तो इलेक्शन खत्म कर दीजिए और राज्य को खत्म कर दीजिए, दर्जा जो राज्य का दर्जा है दिल्ली का उसका खत्म कर दीजिए, सिंपल बात। पर आप कहते हैं रहेगा भी दर्जा, संविधान के अंतर्गत भी रहेगा और संवैधानिक सिद्धांतों से इसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, यही मतलब हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, बताइए कैसे हो सकता है? ठीक है, ठीक है। संविधान में आपको संवैधानिक सिद्धांतों से, प्रजातंत्र के सिद्धांतों से काम करना होगा, और यही है बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रजातंत्र है कि नहीं हमारा बेसिक स्ट्रक्चर? सेक्युलरिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं? सोशल जस्टिस हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं? फिर अब वो कल मान लो इस सरकार के मुंह पे हमारे मेजॉरिटी है, रिजर्वेशन खत्म कर दें सब पूरा, कर सकते हैं क्या? या आर्टिकल 14 को खत्म कर दे पूरा, कर सकते हैं क्या? आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस और स्पीच को खत्म कर दें, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी एक एक्ट लाके। अगर वो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के सिद्धांतों के विरुद्ध है तो वो एक्ट को सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकती है, ये उसका संवैधानिक पावर है। आप सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक पावर नहीं छीन सकते, चाहे कितनी आपकी मेजॉरिटी हो, 100% मेजॉरिटी हो, उससे क्या फर्क पड़ना है? तो ये तो क्लियरली, अब पता नहीं कैसी ये सलाह दी गई, क्योंकि सरकार तो कानूनी सलाह पे विचार करती है, कैसे वकील हैं जिनसे सलाह ली गई, उन वकीलों ने वैसी सलाह दे दी। किसने दे दी मुझे नहीं मालूम, पर जिसने भी दे दी है वकील के रूप में कोई सलाह नहीं दी गई, ये मैं बताऊंगा। ये तो राजनीतिक सलाह होगी। राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो ये सलाह ठीक है, पर संविधान के हिसाब से देखा जाए और कानूनन सिद्धांतों के हिसाब से देखा जाए, नो, ये रिव्यू मान्य है। और साहब रिव्यू तो भी नहीं होती है, रिव्यू में तो कुछ होने वाला नहीं है। अभी क्या फायदा आपका रिव्यू फाइल करके, वेकेशन में बैठा हुआ है जज, वही 3 जज सुनेंगे जिसने ऑर्डर पास किया है। करेक्ट। नरसिम्हा पाटिल और ये और कोई सुन ही नहीं सकता जी। तो आपने रिव्यू फाइल करके फायदा क्या है? और मोस्टली रिव्यू कोर्ट सुनता ही नहीं है, चेंबर से डिसमिस हो जाती है। तो रोजमर्रा की रिव्यू होती है ऐसी, बहुत ही खास केसेस में वो सुनवाई के लिए रखते हैं। लेकिन अगर अध्यादेश, जैसा कि केजरीवाल कह रहे हैं कि अध्यादेश को वो चैलेंज करेंगे, तो ये चीफ जस्टिस और 3 ही बेंच सुनेंगे या इससे बड़ी बेंच सुन सकते हैं? नहीं, कोई भी सुन सकता है। वेकेशन बेंच में अध्यादेश को स्टे किया जा सकता है, कोई भी सुन सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही सुने। ये तो फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन है ना, अध्यादेश को चैलेंज करना। और वो अगर, क्योंकि वेकेशन बेंच को पूरा पावर रहता है, फुल पावर रहता है कोर्ट का,
वेकेशन बेंच है, उसमें ये लगा सकते हैं अध्यादेश, चैलेंज कर सकते हैं, स्टे तो कर ही सकती है वेकेशन बेंच। फिर अब आप दूसरा अध्यादेश लाएंगे कि स्टे गलत था, तो एक और अध्यादेश लाएंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देगी, वो फिर तीसरा अध्यादेश लाएंगे। मजाक बना दिया है क्या इन लोगों ने? हालांकि ये कॉरिडोर में ये बात कही जा रही थी लगातार कि चूंकि गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी, इसलिए सरकार ये हौच पौच में अध्यादेश लाई है। लेकिन जैसा कि अनूप सर कह रहे हैं कि बिल्कुल जो समर वेकेशन चल रही है, जिसमें वेकेशन बेंच बैठी हुई है, उस पर भी इस पर सुनवाई हो सकती है। और देखना होगा कि अब अगला एक्शन सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, क्योंकि 11 मई का जो आदेश है वो तो निश्चित रूप से केजरीवाल सरकार के पक्ष में था, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के बीच वह पोकी स्थिति बनी रही। आप उसको गलत बोल रहे हैं जी। केजरीवाल सरकार के पक्ष में नहीं था, संविधान के सिद्धांतों का इंटरप्रिटेशन किया गया है जी। केजरीवाल सरकार से इसका मतलब नहीं है। आप ये कहेंगे अपन केजरीवाल सरकार के पक्ष में था, मैं कहूंगा नहीं, कानून के पक्ष में था, संवैधानिक सिद्धांतों के पक्ष में था। तो केजरीवाल सरकार है ना सर? नहीं, केजरीवाल सरकार से क्या ताल्लुक है, कोई भी राज्य सरकार है। करेक्ट। ये केजरीवाल सरकार और ये सरकार नहीं चलता है, ये सक्सेना, ये तो बहुत निरर्थक है लोग हैं। करेक्ट, मैं आपकी बात से राज्य सरकार की बात की, राज्य सरकार की बात की, क्योंकि जो 11 मई का आदेश है वो निश्चित रूप से गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी यानी कि दिल्ली हुई चुनी सरकार को आपसे बात में मैं सहमत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप सर, आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बेहतर अहम जानकारी दी। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।